क्लास 11th के मैथमेटिक्स का चैप्टर 10 यानी कि स्ट्रेट लाइन के मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 20 क्या है जरा देखिए। इफ सम ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस ऑफ अ वेरिएबल पॉइंट पी एक्स वाई फ्रॉम द लाइन्स x plus y minus 5 is equal to 0 and 3x minus 2y plus 7 is equal to 0 is always 10 so that p must move on a line। क्या है देखिए, एक वेरिएबल पॉइंट है p जिसका कोऑर्डिनेट x, y दिया हुआ है। उस वेरिएबल पॉइंट p से इस दोनों लाइन पे डाले गए परपेंडिकुलर्स जो कि क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, का सम हमेशा 10 यूनिट होता है। तो हमें दिखाना है कि पॉइंट P स्ट्रेट लाइन पे मूव करता है। अभी तक आप लोग ऐसा क्वेश्चन नहीं बनाए थे। आप कहिएगा पॉइंट मूव कर रहा है लाइन पे, ये कैसे, अभी तक तो आप लोग पढ़े नहीं थे। तो अब समझिए, देखिए स्टूडेंट्स, पॉइंट्स जो है ना वो दो टाइप का होता है। एक होता है फिक्स्ड पॉइंट, कोई एक प्लेन है, इस तरह से कोऑर्डिनेट प्लेन है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये ओरिजिन। यहाँ पे कोई पॉइंट है, मान लेते इसका कोऑर्डिनेट 2,2 है, ठीक है। तो ये फिक्स्ड पॉइंट है। क्योंकि फिक्स्ड पॉइंट ये इसलिए है क्योंकि इसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट फिक्स है, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट भी 2 है और वाई कोऑर्डिनेट भी 2 है, मतलब वो फिक्स है। कोई एक नंबर है 2 नंबर है ना जो कि फिक्स है। दूसरी तरफ हम वेरिएबल पॉइंट की बात करूं तो वेरिएबल पॉइंट का मतलब होता है ऐसा पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट चेंज होते रहता है। जैसे मैं पॉइंट ले लेती हूं P जिसका कोऑर्डिनेट x, y ले लेती हूं, तो ये जो पॉइंट P है ना एक वेरिएबल पॉइंट है। क्यों? क्योंकि इसका x और y कोऑर्डिनेट वेरिएबल है, मतलब बदलते रहेगा। आप x का वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी रियल नंबर 1 2 3 4 5 6 -2 -88 कुछ भी, y की जगह पे भी कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं। क्योंकि ये क्या है, वेरिएबल है, इसका वैल्यू x और y कोऑर्डिनेट का वैल्यू बदलते रहता है, इसीलिए ये पॉइंट वेरिएबल पॉइंट है, ठीक है। अब आप कहिएगा कि ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट बदलते रहता है, इसका क्या मतलब है? अगर पॉइंट का कोऑर्डिनेट बदलेगा तो पॉइंट का पोजीशन बदलेगा, क्योंकि पॉइंट का पोजीशन बदलने से ही तो कोऑर्डिनेट बदलेगा ना। जैसे देखिए पॉइंट P यहाँ पर है तो इसका कोऑर्डिनेट 2,2 है। पॉइंट अगर यहाँ पे आ जाए तो इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट P का 5,5 हो जाएगा, है ना। अगर पॉइंट को आप यहाँ पे ले ले तो पॉइंट का कोऑर्डिनेट -1, -1 हो जाएगा। आ रही बात समझ में? तो आप ये समझिए कि पॉइंट का पोजीशन चेंज होने से उसका कोऑर्डिनेट बदलता है, और वेरिएबल पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होता है, वेरिएबल होता है, मतलब बदलते रहता है। इसका मतलब है कि वेरिएबल पॉइंट का पोजीशन या लोकेशन क्या होता है, चेंज होते रहता है, ठीक है। कोऑर्डिनेट बदलेगा तो पॉइंट का लोकेशन बदलेगा, ठीक है। और देखिए जब पॉइंट का लोकेशन बदलते रहता है, जैसे पॉइंट अभी यहाँ पे है, फिर पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, कभी यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो पॉइंट का जो है लोकेशन बदलता है, और लोकेशन बदलते बदलते वो यहाँ पे पहुँच गया, ठीक है, पॉइंट P यहाँ पे पहुँच गया। तो देखिए इस तरह से जो है ये पाथ बन गया। ये जो पाथ बना है ना, हम कहेंगे कि पॉइंट P इस पाथ पे मूव किया है, उसके लोकेशन बदलने की वजह से, लोकेशन बदलने से ये पाथ बना, ठीक है। तो हम कहेंगे कि पॉइंट P इस पाथ पे मूव कर रहा है, और इस पाथ को ही हम इस पॉइंट P का लोकस बोलते हैं। लोकस, लोकस जो है ना लोकेशन से बना है, लोकेशन में चेंज होने से लोकस बन जाता है। पॉइंट P का लोकेशन देखिए कैसे चेंज होते गया यहाँ तक पहुंचा। तो इस तरह से जो ये पाथ बना है ना वो लोकस है, पॉइंट P का लोकस है, मतलब पॉइंट P इस पाथ से होके गुजरा है, ठीक। कभी कभी क्या होगा, जब पॉइंट मूव करता है ना तो मूव करते 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 वो इस तरह से सर्कल बन जाता है, इस तरह से सर्कल बन जाता है। तो हम कहते हैं कि पॉइंट सर्कल पे मूव कर रहा है, मूव कर रहा है पॉइंट। पॉइंट मूव करने का मतलब है कि पॉइंट जो है वो वेरिएबल पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, और कोऑर्डिनेट चेंज होने की वजह से उसका लोकेशन चेंज हो रहा है, और
और जिस जिस लोकेशन से वो जा रहा है उस लोकेशन को इस तरह से मिला दिया गया है, तो ये सर्कल बन गया। मतलब उस पॉइंट का लोकस एक सर्कल है, ठीक है। बिल्कुल उसी तरह से हमें बताना है कि पॉइंट P जो है ना, सो डैट P मस्ट मूव ऑन अ लाइन। पॉइंट P जो है ना वो एक लाइन पे मूव कर रहा है। मतलब पॉइंट P जो है वो यहाँ पे है, फिर उसका पोजीशन यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। तो आप सारे उसके पोजीशन या लोकेशन, सारे लोकेशन को इस तरह से मिला दीजिएगा, तो ये क्या बना, एक स्ट्रेट लाइन बन गया। स्ट्रेट लाइन, इसका मतलब है कि पॉइंट P जो है वो स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है, ठीक है। आ रही बात समझ में। अब आपके मन में एक और प्रश्न आया होगा कि पॉइंट P कैसे हम समझेंगे कि वो स्ट्रेट लाइन पे ही घूम रहा है, कि सर्कल पे घूम रहा है, या फिर किसी अनदर कर्व पे घूम रहा है, ये हम कैसे जानेंगे। ये तो हम समझे कि वेरिएबल पॉइंट है तो उसका कोऑर्डिनेट बदलेगा, कोऑर्डिनेट बदलने से उसका पोजीशन यानी कि लोकेशन बदलेगा, और लोकेशन वाले जो भी जितने भी लोकेशन है उसको मिलाने पे हमें उसका पाथ मिलेगा कि वो किस पाथ पे घूम रहा है, ठीक है। लेकिन हमें तो कुछ कंडीशंस दिया हुआ होगा, हमें कुछ कंडीशंस अगर पता होगा तब तो हम उस कंडीशन के अकॉर्डिंग पता करेंगे कि वो पॉइंट कैसे घूम रहा है, ठीक है। तो देखिए अभी आप बहुत अच्छी तरह से समझेंगे। हमें इस तरह से पॉइंट P को लेना है, वेरिएबल पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x, y, इस तरह से उस पॉइंट को लेना है ताकि उस पॉइंट से इस लाइन और इस लाइन पे डाले गए परपेंडिकुलर का सम हमेशा 10 हो। तो ये कंडीशन है ना, उसी कंडीशन के अकॉर्डिंग हम पॉइंट P को प्लॉट करेंगे और उस पॉइंट को मिलाते जाएंगे तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, ठीक है। तो देखिए कैसे है। तो ये तो बस समझाने के लिए था कि आपके मन में आया होगा ना कि पॉइंट P कैसे मूव करता है, तो ये पॉइंट कैसे मूव करता है वो समझाने के लिए मैं ये की थी। अब आते हैं हम लोग प्रश्न पे। क्या है प्रश्न, देखिए हमें ये इक्वेशन दिया हुआ है लाइन का। अब क्या आप लाइन के इक्वेशन को देख के बता सकते हैं कि वो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा कि पैरेलल होगा कि क्या होगा। तो आप याद कीजिए, आप क्लास 10th में पढ़े थे कि जब लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है तो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है, ठीक है। और जब लाइन पैरेलल होता है तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, जहाँ पे a1 और b1 फर्स्ट लाइन में मतलब फर्स्ट इक्वेशन के x और y कॉफिशिएंट है, और a2 और b2 सेकेंड लाइन के x और y कॉफिशिएंट है। उसी तरीके से c1 और c2 फर्स्ट और सेकेंड लाइन का कांस्टेंट वाला टर्म है। अरे बात समझ में, आप वहाँ पे पढ़े थे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में ये सारे कंडीशंस को। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फर्स्ट लाइन का जो कॉफिशिएंट है x का वो क्या है 1 अपॉन इसका x का कॉफिशिएंट 3 और इसमें y का कॉफिशिएंट 1, इसमें y का कॉफिशिएंट -2। तो देखिए इक्वल है, मतलब इस कंडीशन को ये फॉलो कर रहा है। इसका मतलब है कि लाइन इंटरसेक्ट कर रहा होगा एक दूसरे को, ठीक है। ये इंटरसेक्टिंग लाइन का सिंबल मैं इस तरह से दे दी हूँ। तो ये लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा होगा। तो चलिए हम तो समझ गए कि लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा हो, तो आप बता दीजिएगा ना किसी भी लाइन की इक्वेशन को देख के कि वो लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है कि पैरेलल है, ठीक है, या एक दूसरे पे कॉन्साइड कर गया। इसके लिए भी आप कंडीशन पढ़े थे a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। जब हो तब लाइन क्या होता है, एक दूसरे पे कॉन्साइड कर जाता है। तो यहाँ पे a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 है, इसीलिए ये लाइन क्या होंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन्स है। तो मैं इस तरह से इक्वेशन ले लेती हूँ लाइन का, ये ग्राफ बना लेती हूँ लाइन का, ठीक है। ये है फर्स्ट लाइन और ये है सेकेंड लाइन। अब देखिए फर्स्ट लाइन का इक्वेशन x + y - 5 इज इक्वल टू 0 और सेकेंड लाइन का 3x - 2y + 7 इज इक्वल टू 0, ये है। तो ये दो लाइन हमें दिए हुए हैं, ठीक है। इफ सम ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस ऑफ ए वेरिएबल पॉइंट P फ्रॉम द लाइन, इतना और ये दोनों लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, इज ऑलवेज 10। मतलब कोई वेरिएबल पॉइंट है, वेरिएबल पॉइंट आप कहीं भी ले सकते हैं, कहीं भी ले सकते हैं, क्योंकि वो वेरिएबल है, आप वो मूव कर रहा है, वेरिएबल का मतलब वो मूव कर रहा है, तो आप कहीं भी ले सकते हैं। जैसे आप चाहे तो यहाँ ले सकते हैं पॉइंट को, या यहाँ ले सकते हैं, या यहाँ ले सकते हैं, या यहाँ ले सकते हैं, या यहाँ कहीं भी पॉइंट को आप ले सकते हैं। बस हाँ, इतना आपको यहाँ पे देखना होगा, ये ध्यान देना होगा कि इस पॉइंट से, इस पॉइंट P से
फर्स्ट लाइन का मैं L1 मान लेती हूँ और सेकेंड लाइन को L2। फर्स्ट लाइन L1 पे डाले गए परपेंडिकुलर और सेकेंड लाइन L2 पे डाले गए परपेंडिकुलर, ये फर्स्ट लाइन पे PM है परपेंडिकुलर और सेकेंड लाइन पे PN है, इसका सम PN प्लस TN इज इक्वल टू 10 होना चाहिए। आप कहीं भी पॉइंट लीजिए, आप यहाँ पे अगर पॉइंट लेते हैं तो यहाँ से इस लाइन पे डाले गए परपेंडिकुलर और इस पॉइंट से इस लाइन पे डाले गए परपेंडिकुलर का सम मतलब ये प्लस ये क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए। फिर अगर आप पॉइंट यहाँ लेते हैं तो ये परपेंडिकुलर और इस पॉइंट से इस पे डाले गए परपेंडिकुलर ये और ये दोनों का सम 10 होना चाहिए। अगर आप पॉइंट यहाँ लेते हैं तो ये परपेंडिकुलर इस लाइन पे जो डाला गया है और इस पॉइंट से जो वेरिएबल पॉइंट है उस पॉइंट से जो इस पे परपेंडिकुलर डाला गया है उसका सम 10 होना चाहिए। आप कहीं भी पॉइंट लीजिए, मतलब पॉइंट से दोनों लाइन पे डाले गए परपेंडिकुलर का सम जो है वो 10 होना चाहिए। ये हमें कंडीशन दिया हुआ है कि PM प्लस PN इज इक्वल टू 10। उसी तरीके से ये आप कोई भी आप इसको डिनोट कर सकते हैं किसी भी लेटर से, तो ये प्लस ये इज इक्वल टू 10, ये प्लस ये इज इक्वल टू 10, फिर ये प्लस ये इज इक्वल टू 10। ठीक है, 10 होना चाहिए, ये कंडीशन दिया गया है। ठीक है, ये हमें कंडीशन दिया गया है और हमें लाइन का इक्वेशन दिया गया है और हमें दिखाना है कि ये जो पॉइंट P है ना स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है। मतलब इसका जो ये पॉइंट सब आप देख रहे हैं और ये पॉइंट कुछ इस तरह से लिया गया है कि इस पॉइंट से दोनों लाइन पे डाले गए परपेंडिकुलर का सम 10 है। ठीक है, तो आप जब इस पॉइंट को मिलाएंगे ना इस तरह से तो ये पॉइंट जो होगा एक स्ट्रेट लाइन होगा। ये क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। ये हमें दिखाना है, तो मैं समझाने के लिए इतना अच्छे तरीके से आप लोगों को डिटेल से बताई हूँ। अब देखिए, अब ये स्ट्रेट लाइन है, अब ये स्ट्रेट लाइन है, ये हमें कैसे पता चलेगा कि वो पॉइंट भी स्ट्रेट लाइन पे। ये तो मैं फिगर से ऐसे समझा दी हूँ, ये तो रफली फिगर है। ठीक है, कि इसको और इसको सबको मतलब इस तरह से लिया गया पॉइंट को, वेरिएबल पॉइंट को, कि पॉइंट से डाले गए परपेंडिकुलर, दोनों लाइन पे डाले गए परपेंडिकुलर का सम 10 है। ठीक है, तो इस तरह से मैं ले ली और आपको ये तो मैं रफली बता दी हूँ, लेकिन हमें तो ये दिखाना है कि वो स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है। तो देखिए, हमें ये हम कैसे दिखाएंगे स्टूडेंट्स कि ये पॉइंट पे स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है। तो आप लोग जानते हैं कि स्ट्रेट लाइन, ये जो स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है जनरल फॉर्म में, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ये होता है स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। तो हम दिए गए कंडीशन के अकॉर्डिंग चलते हैं। अगर उस कंडीशन के अकॉर्डिंग चलने पे हमें स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आ गया, मतलब हमें दो वेरिएबल वाला लीनियर इक्वेशन मिल गया, तो हम समझेंगे कि पॉइंट P लाइन पे मूव करता है, क्योंकि उसी कंडीशन के अकॉर्डिंग हम चले हैं ना, तब तो हम उस पॉइंट के पोजीशन को मिलाने से हमें स्ट्रेट लाइन मिला है ना। तो हम दिए गए कंडीशन के अकॉर्डिंग चलते हैं और देखते हैं कि हमें दो वेरिएबल वाला लीनियर इक्वेशन मिलता है कि नहीं। ठीक है, तो चलिए हम दिए हुए कंडीशन के अकॉर्डिंग चलते हैं। कंडीशन क्या है कि आप वेरिएबल पॉइंट कहीं भी ले लीजिए, उस पॉइंट से दोनों लाइन पे डाले गए परपेंडिकुलर का सम 10 होगा। तो इस तरह से हम ले लिए हैं। तो देखिए स्टूडेंट, ये तो हम ले लिए। अब ये पॉइंट P से इस लाइन L1 पे डाले गए परपेंडिकुलर का लेंथ क्या होता है, तो आप पढ़े थे, एक पॉइंट से एक लाइन के बीच के डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या पढ़े थे आप, D इज इक्वल टू मॉड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप पढ़े थे, ठीक है ना, जहाँ पे x1 और y1 वो पॉइंट होता था और लाइन का इक्वेशन ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 होता था। तो यहाँ पे लाइन का इक्वेशन ये है और पॉइंट P का कोऑर्डिनेट x, y है। ठीक है, तो हमें इस पॉइंट से इस लाइन L1 पे डाले गए परपेंडिकुलर PM का लेंथ चाहिए। तो वो लेंथ क्या होगा, PM क्या होगा, तो PM होगा मॉड ऑफ, अब देखिए x और y में x और y डालना है, तो फिर कोई चेंजिंग ही नहीं होगा x और y, तो x प्लस वाई माइनस 5 अपॉन रूट अंडर, अब क्या होगा, x का कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y का कॉफिशिएंट का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस PN यानी कि पॉइंट P से लाइन L2 पे डाले गए परपेंडिकुलर का लेंथ। तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा 3x माइनस 2y प्लस 7 अपॉन रूट अंडर x का कॉफिशिएंट 3 का स्क्वायर और ये प्लस माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू 10। अरे बात समझ में। अब देखिए यहाँ से इसको सॉल्व कीजिए,
एक्स प्लस वाई माइनस 5 मोड के अंदर है अपन, ये क्या है √2 प्लस ये क्या है मोड के अंदर 3x माइनस 2y प्लस 7 अपन √9 और ये 4 क्या हो जाएगा 13 इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो ये हमें आया है। अब देखिए, अब इसे अब अगर आप और आगे बढ़ाना चाहते हैं तो चलिए ठीक है, वैसे भी आप देख के समझ रहे हैं ना कि x में जो है x स्क्वायर तो नहीं आया, x का पावर 1 है और y भी जो है y का भी पावर 1 है, तो ये दो वेरिएबल वाला लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, और ये दो वेरिएबल वाला लीनियर इक्वेशन है, मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है और यही तो हमें दिखाना था दिए गए कंडीशन के अकॉर्डिंग। ठीक है ना, कि जैसे वो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा इसका मतलब है कि पॉइंट P जरूर उसे स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं आंसर को, लेकिन मैं और इसे आगे डिटेल से आप लोगों को बता देती हूँ। अब ये इसमें देखिए मॉड वाला टर्म है, तो मॉड जो है देख के आप लोगों को घबराना नहीं है। मॉड को आप डायरेक्टली नहीं हटा सकते हैं। आप लोग जानते हैं कि मॉड हटाने पे प्लस और माइनस दोनों में आता है टर्म। जैसे मॉड ऑफ ए है तो इसका मतलब है प्लस माइनस ए, तो यहाँ पे भी हमें प्लस और माइनस दोनों में टर्म्स लेने होंगे। ठीक है ना, तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं इसे ए मान लूँ और इसे बी मान लूँ तो क्या होगा, जरा देखिए। मैं क्या करती हूँ, लेट x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू ए एंड 3x माइनस 2y प्लस 7 इज इक्वल टू बी, ये मान लेती हूँ। तो क्या होगा, मॉड ऑफ ए अपन √2 प्लस मॉड ऑफ बी अपन √13 ये आएगा। ठीक है ना, तो यहाँ से देखिए आगे चलते हैं, क्या आएगा, मॉड ऑफ ए अपन √2, मॉड ऑफ ए अपन √2 प्लस मॉड ऑफ बी अपन √13 इज इक्वल टू 10। ठीक, अब मॉड हटेगा तो प्लस माइनस लगेगा, तो चलिए प्लस माइनस ए अपन √2 प्लस प्लस माइनस बी अपन √13 इज इक्वल टू 10। अब क्या क्या कंडीशंस हो सकते हैं, तो देखिए आपको 4 तरह के कंडीशंस देखने को मिलेंगे। ए बी पॉजिटिव, ए बी निगेटिव, ए निगेटिव बी पॉजिटिव, ए पॉजिटिव बी निगेटिव, ये 4 कंडीशंस होंगे। देखिए ए अपन √2 प्लस बी अपन √13 इज इक्वल टू 10, आप ये इक्वेशन ले सकते हैं। मैं इधर लिख देती हूँ, इस तरह से इधर मैं लिख देती हूँ कि इसे, ये जो है ना ये साधारण इक्वेशन नहीं है, ये 4 इक्वेशन को अपने आप में इन्वॉल्व किए हुए हैं। तो देखिए वो 4 इक्वेशन क्या होगा इससे। फर्स्ट इक्वेशन कि ए पॉजिटिव और बी पॉजिटिव, √2 प्लस बी अपॉन √13 इज इक्वल टू 10। सेकेंड ए अपॉन √2 और माइनस बी अपॉन √13 इज इक्वल टू 10। थर्ड ए अपॉन √2 और माइनस ए अपॉन √2 प्लस बी अपॉन √13 इज इक्वल टू 10। फोर्थ माइनस ए अपॉन √2 और माइनस बी अपॉन √13 इज इक्वल टू 10। तो ये 4 कंडीशंस होंगे। तो मैं ना इनमें से कोई एक कंडीशन को लेके आपको बता देती हूँ और बाकी के 3 कंडीशन को आप खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। तो चलिए मैं ये ले लेती हूँ फर्स्ट वाला, जिसमें ए और बी दोनों क्या होगा, पॉजिटिव होगा, मतलब हम ए के लिए ये और बी के लिए ये ले लेते हैं। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, ए के लिए हम ले लेते हैं कौन सा, ये, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा ए के लिए, मतलब मैं ये इक्वेशन को ले रही हूँ, ए अपॉन √2 प्लस बी अपॉन √13 इज इक्वल टू 10। तो ए क्या है, ए x प्लस वाई माइनस 5, एक्स प्लस वाई माइनस 5 अपॉन √2, और ये क्या है बी के जगह पे 3x माइनस 2y प्लस 7, 3x माइनस 2y प्लस 7 अपॉन √13 इज इक्वल टू 10। ये है। अब हम क्या करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये है ना, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, ज़रा देखिएगा, √13 से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या होगा, √13x प्लस √13y माइनस 5 √13 और √2 से इसमें मल्टीप्लाई होगा 3√2x माइनस 2√2y प्लस 7√2 इज इक्वल टू 10, √2 इंटू √13, √2 इंटू √13 ये होगा
इस तरह से। अब हम x वाले टर्म को एक साथ लिखेंगे, x कॉमन लेंगे तो √13 और यहाँ से क्या मिलेगा 3√2। फिर से y वाले टर्म को लेंगे तो √13 और -2√2। फिर से कांस्टेंट टर्म को लेंगे तो 7√2 और ये -5√13 इज इक्वल टू 10√26। इस तरह से हम लिख सकते हैं इसे। आगे देखिए, इसे हम लिखेंगे ना √13 प्लस 3√2x प्लस √13 -2√2y और ये क्या हो जाएगा इज इक्वल टू 10√26 प्लस 5√13 -7√2। तो आप देख सकते हैं कि ये जो इक्वेशन आया है ना, ये क्या आया है, दो वेरिएबल वाला लीनियर इक्वेशन आया है, क्योंकि देखिए x और y दोनों का पावर क्या है 1 है। तो ये क्या आया है, दो वेरिएबल वाला लीनियर इक्वेशन आया है। और हम जानते हैं कि दो वेरिएबल वाला लीनियर इक्वेशन जो होता है वो स्ट्रेट लाइन का जनरल इक्वेशन होता है। मतलब ये जो है ना स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, ये स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। अब जब ये स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, इसका मतलब है कि ये पॉइंट P स्ट्रेट लाइन पे मूव करता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे इसके लिए which is of the form ax plus by plus c is equal to 0। और इसीलिए क्या होगा, लिखेंगे पॉइंट P must move on a line। ठीक है, अब ये इक्वेशन स्ट्रेट लाइन, ये इक्वेशन किस फॉर्म में है, ax प्लस बी वाई प्लस इज इक्वल टू 0 और ये इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करता है, स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब है कि पॉइंट P स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा होगा, क्योंकि पॉइंट P के ही अकॉर्डिंग हम चले थे। ठीक है, पॉइंट P का ही ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस का सम हम 10 लिए थे, तो यही इसी से तो हमें ये मिला है ना, यही पॉइंट P का जो कंडीशन था, पॉइंट P के लिए जो कंडीशन था, ये उसी कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें स्ट्रेट लाइन मिला। इसका मतलब है कि पॉइंट P स्ट्रेट लाइन पे मूव करता है। आ रही बात समझ में? तो देखिए स्टूडेंट्स, आप इस इक्वेशन को भी ले सकते हैं, जैसे a और b में पॉजिटिव ली थी ना, तो आप -b, a तो वही रहने दीजिएगा और -b मतलब यहाँ पे आप माइनस ले लीजिएगा प्लस के जगह पे, फिर भी आपको स्ट्रेट लाइन का ही इक्वेशन मिलेगा। मतलब यही ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में ही इक्वेशन मिलेगा। आप कोई भी लीजिएगा ना, चारों में से कोई भी लीजिएगा इक्वेशन और उसमें a और b के वैल्यू को पुट कीजिएगा तो आपको ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में इक्वेशन मिलेगा। इसका मतलब है कि पॉइंट P स्ट्रेट लाइन पे मूव करता है। अरे बात समझ में? तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, जरा देखिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पैरेलल लाइंस 9x प्लस 6y माइनस 7 इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। हमें दो पैरेलल लाइंस का इक्वेशन दिया हुआ है, तो चलिए पहले पैरेलल लाइन को ड्रॉ कर ले। ये एक पैरेलल लाइन, ये एक लाइन दिया हुआ है और उसी के पैरेलल ये लाइन दिया हुआ है। ये लाइन है L2 और ये है लाइन L1 और इस लाइन का इक्वेशन है 9x प्लस 6y माइनस 7 इज इक्वल टू 0 और इसका इक्वेशन है 3x प्लस 2y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये दिया हुआ है हमें। अब जरा देखिए एक मिनट, ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो आप याद कीजिए आप क्या पढ़े थे पैरेलल लाइन का कंडीशन क्लास 10th में, a1 अपन a2 इज इक्वल टू b1 अपन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपन c2, जहाँ पे a1 b1 c1 फर्स्ट लाइन का x और y कॉफिशिएंट, x कॉफिशिएंट y कॉफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म है, और a2 b2 c2 लाइन सेकेंड लाइन का x कॉफिशिएंट y कॉफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, तो उसका रेशियो के बीच ये इस तरीके का रिलेशन आता है। तो आप यहाँ पे देखिए 9/3 क्या होगा 3, 6/2 क्या होगा 3, मतलब 3 इज इक्वल टू मतलब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 हुआ। अब जरा देखिए -7/6 जो उसके इक्वल नहीं आया 3 के इक्वल, तो इस कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये पैरेलल लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले ही दिया हुआ था कि पैरेलल लाइंस है और वैसे भी मैं आपको एक्स्ट्रा ये बता दी हूँ। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना है, हमें उस लाइन के इक्वेशन को पता करना है, उस लाइन के इक्वेशन को लिखना है या निकालना है जो लाइन इस दोनों लाइन से इक्वल डिस्टेंस पे हो।
तो आप उस लाइन को पहले ड्रॉ कीजिए कि वो लाइन कैसे हम ड्रॉ करें कि उस लाइन का इस दोनों लाइन से दूरी हमेशा समान हो। तो अगर आप लाइन इस तरह से ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे इस तरह से ऐसे अगर आप ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ देखिए इस लाइन से इस लाइन L2 का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ज़्यादा, और इस लाइन से इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, यहाँ पे कम हो जाएगा। लाइन के अगर इस पॉइंट की बात करें, इस पॉइंट के, क्योंकि ये पॉइंट लाइन पे ही होगा ना, इस पॉइंट की बात करें तो इस पॉइंट से लाइन L2 का डिस्टेंस कम होगा, जबकि इस पॉइंट से लाइन L1 का डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट, हमें लाइन कुछ इस तरह से लेना है कि उस लाइन पे स्थित प्रत्येक पॉइंट, उस लाइन पे स्थित प्रत्येक पॉइंट से दोनों लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा इक्वल हो। क्योंकि देखिए हमें क्या करना है, ऐसे लाइन की इक्वेशन को लिखना है जो लाइन इस दोनों पैरेलल लाइन से इक्वल दूरी पे हो। जब लाइन इक्वल दूरी पे होगा तो उस लाइन पे स्थित प्रत्येक पॉइंट भी उस दोनों लाइन से इक्वल दूरी पे होगा। तो हम इस तरह से लाइन नहीं ले सकते हैं। तो जरा सोचिए आप कैसे लाइन लीजिएगा, कैसे आप लाइन ड्रॉ कीजिएगा। तो देखिए स्टूडेंट, आप लोग जानते हैं कि दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस हमेशा इक्वल होता है। मतलब जितना डिस्टेंस यहाँ पे होगा उतना ही डिस्टेंस यहाँ, उतना ही पे डिस्टेंस यहाँ, उतना ही डिस्टेंस यहाँ, उतना ही डिस्टेंस यहाँ। और डिस्टेंस इक्वल होने की वजह से ही तो वो पैरेलल लाइंस होता है। क्योंकि देखिए यहाँ पे देखिए, ये मैं दो लाइन ले ली हूँ, यहाँ पे देखिए दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस ज़्यादा है और यहाँ पे कम है, मतलब डिस्टेंस इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये लाइन पैरेलल नहीं है। आगे जाके जरूर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देगी। इस तरह से ये आगे बढ़ेगी और ये इस तरह से। तो देखिए ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हुआ ना। मतलब पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस हमेशा इक्वल होता है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि L1 और L2 के बीच का डिस्टेंस 10 यूनिट है, तो मैं उसके बीचों बीच एक लाइन ड्रॉ कर देती हूँ ताकि उस लाइन से L1 और L2 का डिस्टेंस 5 यूनिट हो जाए। क्योंकि इसका पूरा डिस्टेंस, या फिर मैं इसे अगर इस दोनों लाइन L1 और L2 के बीच के डिस्टेंस को 2D ले लूँ, 2D मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ना वो है 2D, ठीक है। तो मैं इसके बीचों बीच एक लाइन ड्रॉ कर देती हूँ इस तरह से, ठीक है। मैं ऐसे ड्रॉ की हूं इस लाइन को कि इस लाइन पर के प्रत्येक पॉइंट से दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस सेम होगा। ये डिस्टेंस भी d होगा और ये डिस्टेंस भी d होगा। क्योंकि ये 2D है और उसके बीचों बीच ये लाइन ड्रॉ किया गया, तो ये भी d और ये भी d। अब देखिए ये जो लाइन है ना, इस लाइन का इस लाइन से डिस्टेंस कितना है, दूरी कितना दूरी पे है, ये बीच का डिस्टेंस कितना है d, उतना ही डिस्टेंस इस लाइन और इस लाइन के बीच का भी है। तो अब जब डिस्टेंस इक्वल है दो लाइन के बीच, इसका मतलब है कि ये लाइन जो होगा ना L, लाइन L1 और L2 के पैरेलल होगा। क्योंकि पैरेलल लाइन के ही तो बीच का डिस्टेंस क्या होता है, कांस्टेंट होता है, नहीं बदलता है। तो ये पैरेलल होगा इसके लाइन L1 और L2 के, है ना। और देखिए जब लाइन L1 और L2 के पैरेलल होगा तो इसका इक्वेशन भी कुछ इसी फॉर्म में आएगा कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। उसी इक्वेशन को हम निकालेंगे, ठीक है, जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। आप इस लाइन की इक्वेशन को इस लाइन की इक्वेशन के साथ या इस लाइन की इक्वेशन के साथ उसके कोफिशिएंट्स का रेशियो लेंगे ना, तो आपको ये रेशियो मिलेगा। क्योंकि लाइन क्या है, पैरेलल है, और पैरेलल लाइन इसलिए लिया गया है क्योंकि पैरेलल लाइन के बीच का ही डिस्टेंस तो सेम होता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे मैं पैरेलल लाइन ली हूँ। अब देखिए चूंकि इस लाइन का इस लाइन से डिस्टेंस सेम है, तो इसका मतलब है कि इस लाइन पर लाइन L के किसी भी पॉइंट का इस लाइन से और इस लाइन से डिस्टेंस सेम होगा। तो मैं ये पॉइंट ले लेती हूँ यहाँ पे P, जिसका कोऑर्डिनेट मैं ले लेती हूँ A, B, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट है P का A, B। अब P से यहाँ पे मैं ये डिस्टेंस निकालना चाहती हूँ, तो ये डिस्टेंस क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही लेते हैं ना। ऐसा नहीं कि दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस कहा जाए तो ऐसे डिस्टेंस ले, ये डिस्टेंस है, नहीं नहीं नहीं, हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया जाता है दो पैरेलल लाइंस के बीच के डिस्टेंस को देखने के लिए। इस तरह से लिया जाता है, इस तरह से, ये डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो देखिए ये क्या है, P से PN ये परपेंडिकुलर है और ये P से PM ये परपेंडिकुलर है। PM है लाइन L1 पे और PN है लाइन L2 पे परपेंडिकुलर,
अब हमें क्या दिया हुआ है, अब हम क्या करेंगे देखिए जरा, क्योंकि अब देखिए लाइन पैरेलल है, डिस्टेंस इक्वल है दोनों के बीच, तो क्या होगा PM इज इक्वल टू PN होगा। आ रही बात समझ में? अब PN और PM इक्वल होगा तो मतलब PM का ये जो है ना PM का वैल्यू D वो कितना होगा। तो देखिए आप जानते हैं एक पॉइंट से एक लाइन के बीच के डिस्टेंस को निकालने का फॉर्मूला अभी आप देखे थे, तो उसी फॉर्मूला पे इसको बैठाते हैं। क्या होगा मोड ऑफ 9A प्लस 6B माइनस 7, 9A 6B माइनस 7, क्योंकि A B जो है x और y कोऑर्डिनेट है तो x में A और y में B डालेंगे, ठीक है, अपॉन रूट अंडर अब x का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y का कोफिशिएंट का स्क्वायर इज इक्वल टू PN, मतलब P से लाइन L2 पे डाले गए परपेंडिकुलर का लेंथ क्या होगा, क्या है इक्वेशन 3x प्लस 2y प्लस 6, तो x और y की जगह पे a और b पुट कीजिए पहले मॉड के अंदर डाल के, 3a प्लस 2b प्लस 6 और रूट अंडर क्या हो जाएगा, x का कोफिशिएंट क्या है 3 का स्क्वायर और प्लस y का कोफिशिएंट 2 का स्क्वायर। अरे बात समझ में? अब जरा देखिए यहाँ से आपको क्या मिलेगा, मॉड ऑफ 9a प्लस 6b माइनस 7 और ये क्या हो जाएगा 81 प्लस 36, 81 प्लस 36, तो ये क्या हो जाएगा 7 और ये 11 117, रूट अंडर 117 हो जाएगा, और ये मोड ऑफ 3a प्लस 2b प्लस 6 और यहाँ से क्या मिलेगा रूट अंडर 9 और 4 13, इस तरह से आपको मिल जाएगा, ये आपको मिलेगा। अब देखिए रूट अंडर 117 को आप क्या लिख सकते हैं 13 इंटू 9 इज इक्वल टू रूट अंडर 117 ये होगा, तो ये इसको आप क्या लिख सकते हैं 3 रूट 13 इस तरह से, तो आप इसे 3 रूट 13 लिख सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ मॉड ऑफ 9a प्लस 6b माइनस 7 अपॉन 3 रूट 13 इज इक्वल टू मॉड ऑफ 3a प्लस 2b प्लस 6 मॉड ऑफ रूट अंडर 13, तो रूट अंडर 13 से रूट अंडर 13 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से आपको क्या मिलेगा जरा देखिए, मॉड ऑफ 9a प्लस 6b माइनस 7 इज इक्वल टू मॉड ऑफ 3a प्लस 2b प्लस 6, 3a प्लस 2b प्लस 6 ये मिल जाएगा आपको। अब जरा देखिए ये सॉरी यहाँ पे ये 3 था ना, तो ये 3 वाला टर्म यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट, अब इस इक्वेशन को आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए जरा देखिए ये इक्वेशन कैसा है, मैं इसको a ले लेती हूँ और इसको b ले लेती हूँ, ठीक है, इस टर्म को मैं a ले लेती हूँ, लेट a इज इक्वल टू 9a प्लस 6b माइनस 7 एंड b इज इक्वल टू 3a प्लस 2b प्लस 6, ये आया इक्वेशन। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो देखिए आप इसमें पुट कीजिए a और b डाल दीजिए यहाँ पे, तो आपको क्या मिलेगा मोड ऑफ a इज इक्वल टू 3 मोड ऑफ b, मोड ऑफ a इज इक्वल टू 3 मोड ऑफ b, ये मिलेगा आपको इक्वेशन, मोड ऑफ a इज इक्वल टू 3 मोड ऑफ b। अब जरा देखिए इस इक्वेशन को आप कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपको इक्वेशन को तो सॉल्व करना है, आपको लाइन एल का इक्वेशन चाहिए। तो देखिए स्टूडेंट आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे, मॉड हटता है तो प्लस माइनस लगता है, आपको पता है, तो देखिए मॉड हटाएंगे प्लस माइनस a लिखेंगे इज इक्वल टू प्लस माइनस 3b लिखेंगे। अब ये इक्वेशन अपने आप में 4 इक्वेशन को रखे हुए हैं, जैसे कि मैं पीछे भी बताई थी, कौन कौन सी इक्वेशन को, a इज इक्वल टू 3b, दूसरा a इज इक्वल टू माइनस 3b, तीसरा a इज इक्वल टू माइनस a इज इक्वल टू माइनस 3b और चौथा माइनस a इज इक्वल टू 3b। ये 4 कंडीशंस हैं, ठीक है, एक प्लस दूसरा भी प्लस, पहला भी प्लस दूसरा निगेटिव, पहला निगेटिव दूसरा निगेटिव, पहला निगेटिव दूसरा पॉजिटिव, ये 4 कंडीशंस है, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स आप ये जो कंडीशन है ना थर्ड और फर्स्ट इक्वल है, क्योंकि आप माइनस से माइनस को कैंसिल कर सकते हैं दोनों साइड LHS और RHS में, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा a इज इक्वल टू 3b, इज इक्वल टू 3b, मतलब ये दोनों कंडीशन एक जैसा है। अब देखिए सेकेंड कंडीशन और फोर्थ कंडीशन एक जैसा है, क्योंकि आप जैसे अगर ये है ना x इज इक्वल माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई, तो इसे आप लिख सकते हैं x इज इक्वल टू माइनस वाई, ठीक है, तो माइनस a इज इक्वल टू 3b, तो इसे आप a इज इक्वल टू माइनस 3 भी बोल सकते हैं, जो कि a इज इक्वल टू माइनस 3 भी है, मतलब ये और ये कंडीशन क्या है एक जैसे है, मतलब a का वैल्यू आप प्लस ले सकते हैं, a का वैल्यू जो है a इज इक्वल टू 3b, तो इस चारों कंडीशन से आपको क्या मिला, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ a इज इक्वल टू प्लस माइनस 3b। अरे बात समझ में ये, तो देखिए इस कंडीशन से मुझे ये मिला, तो आप इस तरह से इक्वेशन लेंगे। एक बार आप लेंगे केस फर्स्ट में आप लेंगे a इज इक्वल टू 3b और केस सेकेंड में आप लेंगे a इज इक्वल टू माइनस 3b,
आ रही बात समझ में। अब ए इज इक्वल टू 3b पे चलिए, मैं इस तरह से बांट देती हूँ इसे दो भाग में। केस फर्स्ट, ए इज इक्वल टू 3b यानी कि 9a प्लस 6b माइनस 7, ए का वैल्यू क्या है 9a प्लस 6b माइनस 7 इज इक्वल टू 3b, 3 से b को मल्टीप्लाई कीजिए तो 9a प्लस 6b प्लस क्या होगा 9a प्लस 6b प्लस 3 से इसमें मल्टीप्लाई कीजिए तो ये क्या होगा 18। अरे बात समझ में। अब 9a से 9a कैंसल, 6b से 6b कैंसल, यहाँ पे क्या है माइनस 7 इज इक्वल टू 18। ये कभी हो ही नहीं सकता, इसको लिखेंगे इम्पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता। ठीक है, मतलब ये इस केस से हम नहीं चल सकते, मतलब a इज इक्वल टू -3b नहीं होगा। अब इससे चलेंगे, हमारे पास तो दो केसेस है ना, एक ये था तो इससे तो गलत हो गया। अब इस पे चलेंगे तो देखिए इस पे चलेंगे तो क्या होगा, केस सेकंड में a इज इक्वल टू -3b है तो a का क्या है, a का वैल्यू है 9a प्लस 6b माइनस 7 इज इक्वल टू -3b, माइनस मतलब इसमें आप -3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या होगा -9a माइनस 6b माइनस 18, -9a माइनस 6b माइनस 18। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या आएगा 9a को इधर लाइए -9 को तो 18a और प्लस 12b और यहाँ से क्या आएगा आपको प्लस 11 इज इक्वल टू 0। देख रहे हैं ना, तो ये जो आया है ना ये क्या आया है इक्वेशन 18a प्लस 12b प्लस 11 इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे a और b क्या था, पॉइंट का x और y कोऑर्डिनेट था। अगर आप पॉइंट यहाँ पे लेते q जिसका कोऑर्डिनेट h, k लेते तो आपको इक्वेशन क्या मिलता, आपको इक्वेशन मिलता 18h प्लस 12k प्लस 11 इज इक्वल टू 0। अगर आप पॉइंट यहाँ पे लेते जिसका कोऑर्डिनेट अगर x1, y1 होता तो आप इस तरह से डिस्टेंस लेते और आप इसका इक्वल लेते, ये डिस्टेंस इज इक्वल टू ये डिस्टेंस करते तो आपको फिर एक इक्वेशन मिलता कुछ इस तरह से 18x1 प्लस 12y1 प्लस 11 इज इक्वल टू 0। मतलब डिफरेंट पॉइंट लेने पे इक्वेशन में x और y का वैल्यू अलग अलग आ रहा है। इक्वेशन तो वही है, इक्वेशन यही है। देखिए सब इक्वेशन 18, 12, 11, 18, 12, 11 सब में तो वही है, बस बदल क्या रहा है x और y कोऑर्डिनेट बदल रहा है क्योंकि हम पॉइंट बदल रहे हैं ना। पॉइंट इसके अकॉर्डिंग लिए तो हमें ये इक्वेशन मिला, इसके अकॉर्डिंग लिए तो हमें ये इक्वेशन मिला, इसके अकॉर्डिंग लिए तो हमें ये इक्वेशन मिला। ठीक है, तो ये सब क्या है, पॉइंट्स का x और y कोऑर्डिनेट है। जो पॉइंट कहाँ पे है, लाइन L पे है। ठीक है, तो इन सारे पॉइंट्स के बदले मैं एक पॉइंट ले लेती हूँ, एक वेरिएबल पॉइंट ले लेती हूँ। ठीक है ना, जो कि इस लाइन पे मूव करता होगा, अभी अभी आप पढ़े हैं। ठीक है, मैं एक वेरिएबल पॉइंट ले लेती हूँ जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई ले लेती हूँ। जैसे मैं एक वेरिएबल पॉइंट ले लेती हूँ एस जिसका कोऑर्डिनेट मैं लेती हूँ एक्स, वाई, एक वेरिएबल पॉइंट है। ठीक है, तो और ये x का वैल्यू क्या है HA(x1), तो HA और x1 के लिए हम क्या यूज करेंगे, x का यूज करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे से लिखेंगे 18x प्लस, अब y के लिए ये KB और y1, KB और y1 के लिए हम y का यूज करेंगे और 11 तो कांस्टेंट है इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इन सब पॉइंट्स के अकॉर्डिंग हमें ये इक्वेशन मिला था तो हम क्या किए, एक वेरिएबल पॉइंट ले लिए जहाँ पे x का वैल्यू ये सब के लिए सेटिस्फाई होगा और y का ये सारे वैल्यू के लिए सेटिस्फाई होगा। उसी तरह से हम इक्वेशन में x और y के इन सारे वैल्यू के लिए x और y डाल दिए। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन आया है ना, इस स्ट्रेट लाइन L का इक्वेशन आया है क्योंकि स्ट्रेट लाइन के प्रत्येक पॉइंट के लिए, कोई मैं तो यहाँ पे 3 पॉइंट ली हूँ ना, प्रत्येक पॉइंट के लिए ये इक्वेशन आ रहा है। तो इसीलिए ये जो इस लाइन का जो इक्वेशन होगा ना वो ये होगा। और इक्वेशन का मतलब तो यही होता है, किसी भी लाइन के इक्वेशन का मतलब यही होता है कि इस लाइन पर का प्रत्येक पॉइंट उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। ठीक है, तो मैं वेरिएबल पॉइंट लेके इस तरह से इक्वेशन निकाल रही हूँ। तो ये क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन L। ठीक है, ये तो आंसर कंप्लीट है। एक मिनट, मैं आपको क्या बताई थी कि ये जो है ना पैरेलल लाइन है, जरा आप चेक कर लीजिए। A1/A2 कीजिए 9/18 इज इक्वल टू 6/12 इज कीजिए -7/11, लेकिन ये इक्वल नहीं होगा क्योंकि इससे आपको क्या मिलेगा, 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज नॉट इक्वल टू -7/11। आप इसका कंपेयर इससे भी कर सकते हैं, इसका रेशियो, इसके कोफिशिएंट का रेशियो इसके कोफिशिएंट के साथ भी लेके देखेंगे तो ये भी पैरेलल लाइन का ही आएगा, मतलब ये लाइन पैरेलल है। ठीक है, वो तो पहले ही आपको पता है, बस मैं एक्स्ट्रा ये बता दी हूँ। तो ये है इसका आंसर। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्या है जरा देखिए,
a ray of light passes through the point 1, 2, reflect on the x-axis at point A and the reflected ray passes through the point 5, 3. Find the coordinates of A. अब देखिए, आप लोग पढ़े होंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या होता है कि लाइट जो है ना किसी प्लेन से, ये प्लेन है, किसी प्लेन से टकरा के और वापस चला आता है। तो ये क्या है, इस तरह से रे लाइट कहा जाता है और इस तरह से प्लेन से टकरा के वापस चला आता है। तो ये होता है इंसिडेंस रे और ये क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रे है। और ये जिस पॉइंट पे टकराता है ना प्लेन से, उस पॉइंट पे जो ये परपेंडिकुलर होता है, ये परपेंडिकुलर हम जब डालते हैं उस पॉइंट पे, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होता है। मतलब इसे कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो कि इंसिडेंस रे और नॉर्मल के बीच का एंगल होता है। और ये होता है ये जो एंगल होता है ना, ये वाला एंगल रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल होता है। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये होता है। ये है इंसिडेंस एंगल और ये है रिफ्लेक्शन वाला एंगल। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये होता है। अब देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे जिस पॉइंट पे रे टकराती है ना प्लेन से, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पूछा गया है। तो देखिए इस तरह से एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये ओरिजिन। रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, 2, ये पॉइंट ले लेते हैं जिसका कोऑर्डिनेट x1, y2 यहाँ पे होगा x1, y2, ये x1, y2, ठीक है। इस तरह से रे आ रही होगी और टकराई होगी x1, y2 पे और इस पॉइंट पे टकराई होगी। अब जब टकराई है तो वो रिफ्लेक्ट तो होगी ही, आप लोग पढ़े होंगे लाइट चैप्टर में, रिफ्लेक्ट होगी। इस तरह से रे आई और इस तरह से रिफ्लेक्ट होगी और जिस पॉइंट से रिफ्लेक्ट हो रही है वो क्या है, जिस पॉइंट से हो करके गुजर रही है 5, 3, x5, y3 यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है, x5 और यहाँ पे y3। तो इस तरह से वो ये पास की है, ठीक है। ये क्या है 5, 3, मैं इस पॉइंट का नाम दे, ये क्या था 1, 2, ये मैं पॉइंट ले लेती हूँ P, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है 1, 2 और ये पॉइंट है Q, ठीक है। हमें क्या पूछा जा रहा है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो देखिए स्टूडेंट, चूंकि ये जो पॉइंट है ना ए एक्स एक्सिस पे है, इसीलिए इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट तो होगा पर वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो x, 0 ले लेते हैं, हमें इसका कोऑर्डिनेट चाहिए, मतलब x का वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर डालेंगे इस पे पॉइंट ए पे, इस तरह से, ठीक है। ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर मैं ले लेती हूँ AL, ये परपेंडिकुलर है एक्स एक्सिस पे, ठीक। आ रही बात समझ में। तो अब देखिए हम लोग जानते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। लिखेंगे वी नो डेट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, ये वाला एंगल QAL, मतलब एंगल QAL इज इक्वल टू एंगल PAL, ये होगा। मतलब ये एंगल जितना होगा ना, अगर मैं इसे फाई मान लूँ तो ये एंगल भी कितना होगा, फाई ही होगा। और इधर देखिए ये L चूंकि परपेंडिकुलर है तो इधर 90 डिग्री का एंगल बना, तो इधर भी 90 डिग्री का ही एंगल बनेगा। तो अगर ये एंगल मैं थीटा मान लूँ, इसको, इस एंगल को अगर मैं थीटा मान लूँ कि ये जो है ना AQ एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो ये भी थीटा होगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर के इधर साइड जितना एंगल होगा उतना ही परपेंडिकुलर के इधर साइड भी एंगल होगा। और ये एंगल फाई है इतना दूर, तो ये तो जरूर थीटा होगा, है ना। तो ये क्या होगा, ये भी थीटा होगा। आ रही बात समझ में। तो ये तो फिगर आप समझ गए। अब देखिए एंगल QAL इज इक्वल टू एंगल PAL, ये होगा। तो उसी के अकॉर्डिंग हम ये निकाल लिए, ये एंगल जो होगा थीटा और ये एंगल भी थीटा, इसके अकॉर्डिंग हमें ये पता चला। अब हमें क्या चाहिए, ए का कोऑर्डिनेट चाहिए। तो देखिए स्टूडेंट,
सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको क्या क्या पता है, ए का कोऑर्डिनेट पता है और क्यू का कोऑर्डिनेट पता है और पी का कोऑर्डिनेट पता है। तो हम ए क्यू का स्लोप निकालेंगे, फिर ए पी का स्लोप निकालेंगे। वो जो रे है ना, रे इंसिडेंस रे और रिफ्लेक्टेड रे, दोनों का स्लोप निकालेंगे। तो स्लोप ऑफ पी ए, स्लोप ऑफ पी ए क्या होगा, स्लोप ऑफ पी ए इज इक्वल टू पी ए का स्लोप y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1। तो y2 क्या है, 2 माइनस 0 अपन 1 माइनस x, ये होगा 2 माइनस 0 अपन 1 माइनस x, 2 माइनस 0 अपन 1 माइनस x, ये क्या है, स्लोप है पी ए का। और पी ए का स्लोप, ये जो पी ए है ना, पी ए का स्लोप, मतलब ये स्लोप जो होगा ना, स्लोप क्या होता है कि वो लाइन सेगमेंट एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनाती है वो होता है। तो ये एंगल कितना होगा, ये पी ए टोटल अगर इस तरह से देखा जाए तो कितना एंगल होगा, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का थीटा प्लस फाइव यही होगा ना। तो ये tan थीटा उसका स्लोप होता है। अगर थीटा एंगल बनाए तो यहाँ पे एंगल क्या बना रहे, थीटा प्लस फाइव, इसलिए इसका स्लोप क्या हो जाएगा, tan थीटा प्लस फाइव इज इक्वल टू 2 अपन 1 माइनस एक्स, ये होगा। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, tan थीटा प्लस फाइव, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल है। तो देखिए चूंकि एक पूरा ये हाफ रिवोल्यूशन में 180 डिग्री का एंगल बनता है, तो 180 डिग्री में से अगर मैं ये थीटा को हटा दूं तो थीटा प्लस फाइव आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू 2 अपन 1 माइनस एक्स। और हम लोग जानते हैं कि tan 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस tan थीटा होता है, क्योंकि tan सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, निगेटिव होता है, इज इक्वल टू 2 अपन 1 माइनस एक्स। और यहाँ से हमें मिलेगा tan थीटा इज इक्वल टू माइनस 2 अपन 1 माइनस एक्स, ठीक है। इसे मैं इक्वेशन फर्स्ट मान लेती हूँ। अब हम क्या करेंगे, निकालेंगे स्लोप लाइन सेगमेंट पी क्यू का। लाइन सेगमेंट नहीं है, ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है। लिखेंगे स्लोप ऑफ ए क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, y2 माइनस y1, यानी कि 5 माइनस 0 अपन 3 माइनस एक्स, 5 माइनस 0 अपन 3 माइनस एक्स, y2 माइनस y1 है ना, तो y2 3 माइनस 0 होगा, एक मिनट, 3 माइनस 0 अपन y2 माइनस y1, 3 माइनस 0, जैसे यहाँ पे किए थे ना 2 माइनस 0, क्योंकि यहाँ पे y कोऑर्डिनेट 2 था, उसी तरह से y कोऑर्डिनेट यहाँ पे 3 है, तो 3 माइनस 0 अपन 5 माइनस एक्स। और इसे क्या लिख सकते हैं, 3 अपन 5 माइनस एक्स। स्लोप ऑफ ए क्यू का स्लोप ऑफ देखिए, अब ए क्यू कितना एंगल बना रहा है, 3 माइनस 0 अपन 5 माइनस एक्स इसका हो गया, और इसका कितना था 2 माइनस 0 अपन 1 माइनस एक्स, ठीक है। अब देखिए स्लोप कितना है, स्लोप ऑफ ए क्यू, तो ए क्यू का स्लोप क्या होगा, tan थीटा, क्योंकि ए क्यू जो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा एंगल बना रही है, इसीलिए tan थीटा इज इक्वल टू 3 अपन 5 माइनस एक्स। अब इक्वेशन फर्स्ट एंड से इक्वेशन सेकेंड से क्या हमें मिलेगा, फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से देखिए tan थीटा का वैल्यू ये है, यहाँ पे tan थीटा का वैल्यू है, मतलब ये इसके इक्वल होगा, माइनस 2 अपन 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3 अपन 5 माइनस एक्स। अब इसका इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आएगा, माइनस 10 प्लस 2x इज इक्वल टू 3 माइनस 3x, ये होगा इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से, तो 2x और माइनस 3x कितना हो जाएगा, 5x इज इक्वल टू 3 प्लस 10 इज इक्वल टू 13। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 5x इज इक्वल टू 13, इसीलिए x इज इक्वल टू क्या होगा, 13 अपन 5। अब देखिए तुम्हें पता करना था x कोऑर्डिनेट, तो पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा, इज इक्वल टू a 13 अपन 5 0, तो ये हमें निकालना था, नोट कर लीजिए इसे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 क्या है जरा देखिए, प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ्स ऑफ द परपेंडिकुलर्स ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट्स, ये और ये दो पॉइंट्स दिया हुआ है और लाइन का इक्वेशन ये दिया हुआ है। तो देखिए मैं फिगर पहले बना देती हूँ, ये इस तरह से लाइन है, ठीक है। इसका इक्वेशन हमें दे रखा है x अपन a cos थीटा प्लस y अपन b sin थीटा इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, एक मिनट मुझे इक्वेशन फिर से देखने दीजिए। हाँ, तो ये हमें लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है x अपन a cos थीटा प्लस y अपन b sin थीटा इज इक्वल टू 1। दो पॉइंट्स कुछ इस तरह से दिए हुए हैं, एक पॉइंट है P जिसका कोऑर्डिनेट है रूट अंडर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कॉमा 0। अब ये जरूर एक्स एक्सिस पर का ही पॉइंट होगा। और अनदर पॉइंट है, ये पहले मैं निगेटिव ले लेती हूँ क्योंकि इस तरह से इधर निगेटिव है ना, और इधर मैं पॉइंट ले लेती हूँ Q, ये पॉइंट मैं यहाँ पे ले ली हूँ माइनस रूट अंडर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कॉमा 0, एक्स एक्सिस पर का पॉइंट है। और Q
रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमा 0। ये भी एक्स एक्सिस पर का ही पॉइंट है, पर ये कहाँ है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के इधर है और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस के इधर है। इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डाला गया है, कहाँ पे, लाइन पे। ये जो इक्वेशन है ना लाइन, उस पर परपेंडिकुलर डाला गया है। तो देखिए मैं कोऑर्डिनेट को ऊपर लिख देती हूँ ताकि हमें परपेंडिकुलर डालने में आसानी रहे। पी का कोऑर्डिनेट क्या है, माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमा 0। अब हमें इस पर परपेंडिकुलर डालना है इस तरह से, ठीक है, और इससे भी इस पर परपेंडिकुलर डालना है इस तरह से, ठीक है। तो ये पी एम परपेंडिकुलर है और क्यू से क्यू एन परपेंडिकुलर है। तो हमें क्या दिखाना है, हमें दिखाना है कि पी एम इंटू क्यू एन इज इक्वल टू क्या होगा, बी स्क्वायर होगा। मतलब इस पॉइंट से इस लाइन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस पॉइंट से इस लाइन के परपेंडिकुलर डिस्टेंस का प्रोडक्ट बी स्क्वायर होगा। तो आप लोग जानते ही हैं फॉर्मूला क्या, कि किसी पॉइंट से किसी भी लाइन के बीच का डिस्टेंस कैसे निकाला जाता है। तो चलिए डिस्टेंस निकालते हैं, पी एन निकालते हैं। तो पी एन क्या होगा, पी एन इज इक्वल टू मॉड ऑफ, लाइन के इक्वेशन में एक्स और वाई की जगह पे ये पुट कीजिए, ये और ये पुट कीजिए। तो एक्स वाई ए, एक्स कोऑर्डिनेट पी एम इज इक्वल टू एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स के जगह पे आप क्या पुट करेंगे, माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए कॉस थीटा प्लस वाई के जगह पे आप 0 पुट कीजिए, 0 अपॉन बी साइन थीटा, और 1 को इधर ले क्योंकि आपका इक्वेशन किस फॉर्म में होता था, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में होता था। तो सी को इधर लाइए, मतलब कॉन्स्टेंट टर्म को इधर लाइए, तो 1 को इधर लाइए तो क्या होगा, -1 और अपॉन एक्स का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस वाई के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो एक्स का कोफिशिएंट क्या है, एक्स का कोफिशिएंट है कॉस थीटा अपॉन ए, तो ये क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन ए स्क्वायर और प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन बी स्क्वायर। ये हमें दिया हुआ था, ठीक। इसका हम क्या किए, स्क्वायर करके ऐड कर दिए। तो इससे हमें क्या मिलेगा, जरा देखिए इससे हमें क्या मिलेगा। इसको मैं आगे यहाँ से बढ़ाती हूँ। तो ये देखिए पी एम क्या होगा, पी एम इज इक्वल टू हो जाएगा मॉड ऑफ माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए और उसके साथ कॉस थीटा, ठीक है। और ये देखिए साइन, ये तो टर्म 0 ही हो जाएगा ना, क्योंकि ये 0 से मल्टीप्लाई होगा इसमें, तो ये 0, ये टर्म खत्म है, बस क्या बचा, -1 और अपॉन, यहाँ पे मैं इक्वल का साइन दे देती हूँ, अपॉन ये कॉस स्क्वायर थीटा अपन ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपन बी स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं ना, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपन ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, इसका एलसीएम लेके। तो इसको हम क्या लिखेंगे, जरा देखिए, इसको हम लिखेंगे रूट अंडर, ये क्या है, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है, इस तरह से लिखेंगे। तो ये क्या आया, पीएम का वैल्यू आया, पीएम का। अब हम क्या करेंगे, किसका वैल्यू लेंगे, पीएम तो हो गया, अब हम लेंगे पीएम का वैल्यू तो निकल गया, अब हम किसका वैल्यू निकालेंगे, क्यू एन का, कि क्यू एन क्या होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्यू एन क्या होगा, क्यू एन, तो चलिए क्यू एन निकालते हैं। क्यू एन इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू एन मतलब इस पॉइंट से इस लाइन के बीच का डिस्टेंस। तो एक्स और वाई के जगह पे आप एक्स के जगह पे ये और वाई के जगह पे ये पुट कीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्यू एन इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स के जगह पे रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपन ये क्या होगा, ए कॉस थीटा, ठीक। और y की जगह पे आप 0 पुट कीजिए, तो जैसे ही आप 0 पुट कीजिएगा ना y की जगह पे, तो वो टर्म जैसे यहाँ पे कैंसिल हो गया था वैसे वहाँ पर भी कैंसिल हो जाएगा और आपको क्या मिलेगा, सिर्फ -1 इधर बचेगा और नीचे फिर से वही कहानी, x और y का कोफिशिएंट का स्क्वायर। बस आपको कुछ नहीं, यहाँ पे माइनस में था और यहाँ पे प्लस में है और सब कुछ तो सेम ही है। तो ये क्या आएगा, आपको आएगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, ठीक है, ये आएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये और ये इस दोनों का हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, पीएम और क्यूएन का। तो क्या होगा, पीएम इंटू क्यूएन इज इक्वल टू, पीएम और क्यूएन का मल्टीप्लाई कीजिए, तो मॉड ऑफ माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए कॉस थीटा -1 अपन रूट अंडर ये वाला टर्म, रूट अंडर में ये वाला टर्म लीजिए, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू, अब क्यू एन इसका वैल्यू यहाँ पे रखिए
मॉड ऑफ माइनस रूट अंडर, माइनस नहीं प्लस मिलेंगे ना, प्लस मिलेंगे इसमें, रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपन ए कॉस थीटा -1, और यहाँ पे रूट अंडर फिर से यही वाला टर्म रिपीट करेगा, तो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, अब बट्टा में यहाँ पे ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, ये आएगा। अब जरा देखिए ये मॉड के अंदर में, ये भी मॉड के अंदर में है, ये भी मॉड के अंदर में है, तो यहाँ से क्या क्या हो सकता है, ये प्लस ये भी प्लस, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा प्लस, ये माइनस ये भी माइनस, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा माइनस, एक माइनस एक प्लस, तो क्या होगा प्रोडक्ट क्या चीज में आएगा माइनस में, और इसका करेंगे एक ये माइनस और ये प्लस, तो प्रोडक्ट क्या आएगा माइनस में, मतलब एक प्लस में और दूसरे को प्लस माइनस मिलेंगे, ठीक है। अब जरा देखिए इसको और इसको मल्टीप्लाई कीजिए, आप एक और पढ़े थे, आप क्या पढ़े थे, आप जैसे मॉड ऑफ 6 इंटू मॉड ऑफ 3 है, तो इसको आप लिख सकते हैं ना मॉड ऑफ 18, ठीक है। अगर मॉड ऑफ -6 इंटू मॉड ऑफ -3 है, तो इसे भी आप लिख सकते हैं 18, या मॉड ऑफ -6 इंटू मॉड ऑफ 3 है, तो इसे भी लिख सकते हैं मॉड ऑफ 18, ठीक है। और मॉड ऑफ 6 इंटू मॉड ऑफ -3 है, तो इसे भी आप लिख सकते हैं मॉड ऑफ 18, ठीक है। इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, आप देख रहे हैं ना यहाँ पे, इसको इस तरह से आप लिख सकते हैं, मतलब ये भी मॉड में है ये भी मॉड में है, तो दोनों का प्रोडक्ट करा के मॉड में हम रख सकते हैं, ठीक है। मतलब ये और ये है तो उसका 18, मतलब सब अगर पॉजिटिव रहे या निगेटिव रहे, कुछ रहे पॉजिटिव निगेटिव, ये कुछ रहे ये भी पॉजिटिव और निगेटिव कुछ रहे, तो उसका प्रोडक्ट करेंगे तो हमेशा देख रहे हैं 18 ही आ रहा है। मैं इस एग्जाम्पल को लेके ऐसा बता रही हूँ कि अगर दोनों पॉजिटिव है फिर भी मॉड पॉजिटिव में ही आंसर लेंगे, एक निगेटिव एक पॉजिटिव है फिर भी पॉजिटिव में ही हम मॉड ले सकते हैं, ये रहे तो इस तरह से हम ले सकते हैं, मतलब हम मॉड 18 ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से, तो उसी बिल्कुल उसी तरह से हम यहाँ पे इसको और इसको मल्टीप्लाई करके मॉड के अंदर डाल देते हैं, तो इसका मल्टीप्लाई कीजिए क्या होगा, तो देखिए a माइनस बी, और यहाँ पे क्या है ये सॉरी क्या है a माइनस बी, और क्या है माइनस a माइनस बी, ठीक है। तो दो माइनस इसमें से कॉमन ले लेते हैं, मॉड के अंदर ही आएगा, और माइनस कॉमन ले लेते हैं और इस वाले टर्म को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूट हट जाएगा, माइनस इसमें से कॉमन ले लेंगे तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में आ जाएगा, और ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर और -1 का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर क्या होगा इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा -1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, ठीक है। और मॉड बंद, और फिर नीचे क्या आएगा नीचे, अब इसका करेंगे तो हमें क्या मिलेगा जरा देखिए एक मिनट, हाँ इसका करेंगे तो हमें मिलेगा, रूट तो कैंसिल हो जाएगा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये मिलेगा, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ से ए स्क्वायर बी स्क्वायर है ना, तो हम क्या करते हैं ए स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करा देते हैं और नीचे क्या ले आते हैं ए स्क्वायर ले आते हैं, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ से हम लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर, क्योंकि ये ए स्क्वायर उधर चला गया, और नीचे में क्या आएगा ए स्क्वायर आएगा, और ये मॉड में है, ठीक है। तो मॉड में है ए स्क्वायर, जैसे मॉड में है ए स्क्वायर, तो ये क्या मॉड से बाहर निकलेगा तो ए स्क्वायर ही होगा, तो देखिए क्योंकि ये स्क्वायर है तो प्लस माइनस नहीं, क्योंकि किसी भी नंबर का वो स्क्वायर है, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा जरा देखिए, ये माइनस इसमें इंक्लूड है, माइनस और ये प्लस, मतलब ये टर्म माइनस में है और ये प्लस में है, ठीक है, क्योंकि इसमें माइनस इंक्लूड करवा दिए हैं। अब जरा देखिए यहाँ से इस तरह से ले लेंगे, और ये क्या होगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपन ये क्या होगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, अरे बात समझ में। अब देखिए ये मॉड के अंदर है ए स्क्वायर और ये मॉड के बाहर है स्क्वायर, ठीक है। और वैसे भी देखिए जब रूट हटाते, किसी भी नंबर में रूट था, ये रूट था तो रूट में था तो उसको रूट का इसका मल्टीप्लाई हुआ तो ये आया, तो हम क्या करेंगे इससे इसको कैंसिल कर देंगे, ठीक है। ये ए स्क्वायर से आप चाहे तो यहाँ पे प्लस माइनस मॉड हटा के प्लस माइनस टर्म ले सकते हैं, तो चलिए मैं वो भी आपको लेके बता देती हूँ। तो मैं कहाँ से लिखना स्टार्ट करूँ यही समझ में नहीं है, हाँ मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एक टर्म स्टेप आगे, ये तो आप समझ गए थे ना ये कैसे हुआ। अब देखिए स्टूडेंट्स मैं यहाँ से आगे एक स्टेप ले लेती हूँ, मॉड हटा के प्लस माइनस ले लेती हूँ। तो मैं पहले एक बार प्लस टर्म को लूँगी और एक बार माइनस टर्म को लूँगी, तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा,
ये इज इक्वल टू दिख रहा है कि नहीं, एक मिनट मुझे देखने दीजिए। हाँ दिख तो रहा है। ये देखिए प्लस माइनस लेंगे तो प्लस जब हम लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस में, और ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर, ये आएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था, एक मिनट स्टूडेंट, ये क्या था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये निगेटिव में था, माइनस में था ये, ठीक है। अरे बात समझ में। तो अगर जब मैं पॉजिटिव वाला लूंगी तो ये क्या आएगा, इस तरह से आ जाएगा, और ये माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर है ना, और नीचे में क्या आएगा, डिनोमिनेटर में बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो देखिए ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, और ये बी स्क्वायर से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर वाले टर्म में। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, जरा देखिए मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे जो है ना, ये ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और ये इसके बाद मैं यहाँ पे लिख देती हूँ क्योंकि नीचे जगह नहीं है ना। तो ये बी स्क्वायर से इसमें मल्टीप्लाई होगा, ये वाले टर्म में इससे इसमें मल्टीप्लाई होगा। तो देखिए क्या होगा, जब हम बी स्क्वायर से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये है ना, इसमें बी स्क्वायर से और इसमें बी स्क्वायर से, तो ये बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और नीचे वाला जो टर्म है ना बी स्क्वायर, उससे ऊपर मल्टीप्लाई होगा। तो हमें क्या आएगा, मॉड के अंदर में माइनस, मैं यहाँ से लिखना स्टार्ट करती हूँ, मॉड के अंदर में माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ये प्लस बी टू द पावर 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस किससे मल्टीप्लाई करेंगे, बी स्क्वायर से, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और नीचे क्या होगा, किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बी स्क्वायर से। तो देखिए ये ए माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और ये प्लस बी टू द पावर 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब यहाँ से आपको नीचे क्या मिलेगा, नीचे आपको ये आ जाएगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पे मॉड के अंदर में है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर निगेटिव में, और यहाँ पे पॉजिटिव में है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बी टू द पावर 4, इसका भी देखिए कॉस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई होगा, इसका इस तरह से कॉस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई होगा। तो ये क्या होगा, एक मिनट, ये इस तरह से इसका मल्टीप्लाई हुआ बी स्क्वायर से, तो माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर और प्लस बी टू द पावर 4 कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये क्या होगा, माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस बी टू द पावर 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। और नीचे में बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, अब आप क्या कीजिए, कॉमन ले लीजिए ए स्क्वायर, इस सब में से ए स्क्वायर कॉमन लीजिए। तो आपको क्या मिलेगा, जब आप ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो आपको मिलेगा, एक मिनट, यहाँ पे देखिए बी स्क्वायर है और इसमें भी बी स्क्वायर है, तो बी स्क्वायर को आप अलग कॉमन ले लीजिए। और यहाँ पर देखिए इसमें बी स्क्वायर, इसमें भी बी स्क्वायर, इस तीनों में बी स्क्वायर है, तो बी स्क्वायर को जब हम कॉमन लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ से बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस ए स्क्वायर यहाँ से मिलेगा, और अपन बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। और ये देखिए ये मॉड में आएगा, आपको ये वाला टर्म जो है मॉड में आएगा। तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आएगा ये मॉड ऑफ, ये आ जाएगा, देखिए मॉड ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है ना, तो ए स्क्वायर जब हम कॉमन ले लेंगे तो ए स्क्वायर, देखिए इसमें से ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, यानी कि आपको क्या आएगा, आपको आएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो आप लिखेंगे ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को आप मॉड बंद कर देंगे, और यहाँ से नीचे आप लिखेंगे बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो देखिए ये वाला टर्म और ये वाला टर्म को कैंसिल कर देंगे, क्योंकि देखिए जब हम मॉड हटाएंगे तो प्लस माइनस में आएगा, तो प्लस माइनस, तो प्लस माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे मॉड में हटा ही देती हूँ, मॉड हटा देती हूँ, तो ये क्या आएगा, प्लस माइनस, ठीक है। तो प्लस माइनस में तो ये देखिए हमें बी स्क्वायर इस तरह से आ जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस में बी स्क्वायर है, तो ये हमें क्या आएगा, बी स्क्वायर। तो ये जो डिस्टेंस है ना, ये आएगा बी स्क्वायर, ठीक है। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए, आ रही बात समझ में, ठीक है। तो ये हमें दिखाना था कि ये Pm इंटू Q1 जो होगा वो बी स्क्वायर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, जरा देखिए।
अ पर्सन standing at the junction crossing the two straight paths. A person standing at the junction crossing of two straight path represented by the equation this and this. ये इक्वेशन दिया हुआ है, देखिए इस तरह से फर्स्ट लाइन का इक्वेशन दे रखा है। फर्स्ट लाइन का इक्वेशन क्या दे रखा है? 2x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सेकेंड लाइन का इक्वेशन है 3x प्लस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये हमें इक्वेशन दे रखा है। हमें क्या करना है? हमें देखिए ये पर्सन, एक आदमी है ना, यहाँ पे खड़ा है इस तरह से। ये आदमी यहाँ पे खड़ा है, दोनों लाइन के इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे दो पाथ है जिसका इक्वेशन हमें दिया हुआ है। दोनों पाथ के इंटरसेक्टिंग पॉइंट मतलब जंक्शन पे वो खड़ा है और क्या कर रहा है? वांट्स टू रीच पाथ हुज इक्वेशन इज 6x माइनस 7y प्लस 8 इज इक्वल टू 0 इन द लीस्ट टाइम। एक और पाथ है, कुछ इस तरह से एक पाथ है, ठीक है, जिसका इक्वेशन 6x माइनस 7y प्लस 8 इज इक्वल टू 0 दे रखा है। ये आदमी इस पाथ पे बहुत ही कम समय में पहुंचना चाहता है। अब कम समय में पहुंचना चाहता है मतलब वो कम डिस्टेंस तय करना चाहता है, कम दूरी तय करना चाहता है। तो कम समय में, कहीं पर भी आप कम समय में कब पहुंचेंगे? जब आप कम दूरी तय करेंगे, क्योंकि दूरी कम होने से समय भी कम लगेगा। तो देखिए वो कम दूरी तय करेगा कम समय लगाने के लिए। तो कम दूरी क्या होता है? किसी भी पॉइंट से किसी भी पाथ क्या है कि स्ट्रेट लाइन है, उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है? तो उस पॉइंट से उस लाइन पे डाले गए परपेंडिकुलर से ही तो वो परपेंडिकुलर ही तो हमें शॉर्ट डिस्टेंस देता है। तो हमें इस पॉइंट से इस लाइन पे परपेंडिकुलर डालना होगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पाथ दैट ही शुड फॉलो। तो ये जिस पाथ को फॉलो कर रहा है, जिस पाथ से वो चल रहा है, उस पाथ का आपको इक्वेशन बताना होगा। तो देखिए जो पाथ है ना, इस पॉइंट से होकर गुजर रहा है, जो कि एक स्ट्रेट लाइन है, इस पॉइंट से होकर गुजर रहा है। तो इस दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट, ये लाइन और ये लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट का कोऑर्डिनेट ही, इस इंटरसेक्शन पॉइंट का कोऑर्डिनेट से ये लाइन पास करेगा और इस पे परपेंडिकुलर होगा। कुछ लाइन हमें इस तरह से लेना होगा, ये देखिए परपेंडिकुलर होगा ना, इस तरह से लाइन लेना होगा और इससे हमें स्लोप मिल जाएगा, क्योंकि इसका जो स्लोप होगा और इसका स्लोप, उसका प्रोडक्ट क्या होगा? -1 होगा। तो स्लोप पता चल जाएगा, पॉइंट पता चल जाएगा, तो हम इस लाइन का इक्वेशन निकाल लेंगे। तो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट मैं P ले लेती हूँ, इसका कोऑर्डिनेट हमें पता करना है अभी। और इसका स्लोप देखिए, इस लाइन का स्लोप क्या होगा अगर इसे y = mx के फॉर्म में लिखा जाए तो देखिए इसे हम क्या लिख सकते हैं? 7y = 6x + 8, ये इक्वल टू उधर चला जाएगा। तो 7y = क्या हो जाएगा? 6x + 8, ठीक है। 7y को उधर ले जाएंगे तो यहाँ से y = 6/7x + 8/7। तो ये क्या आया? स्लोप है इस लाइन का, ये जो नीचे लाइन है उसका। तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा? -7/6, क्योंकि अगर आप इसके स्लोप और इसके स्लोप का मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आएगा। तो देखिए करके देखिए, 6/7 × -7/6 क्या आया? -1, मतलब इसका स्लोप क्या होगा? -7/6। ये क्या है? स्लोप है किसका? P, और इसका नाम Q दे देती हूँ, PQ का। तो PQ का इक्वेशन निकालेंगे जब हमें पॉइंट P का कोऑर्डिनेट पता होगा। तो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट कैसे पता होगा जरा देखिए, जब हम इस दोनों लाइन के इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट लाइन का क्या है? 2x + 3y + 4 इज इक्वल टू 0। सेकेंड लाइन है 3x + 4y - 5 इज इक्वल टू 0। ये दोनों लाइन की इक्वेशन को हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए स्टूडेंट, मैं क्या करती हूँ, फर्स्ट इक्वेशन और इसे सेकेंड इक्वेशन मान लेती हूँ। फर्स्ट इक्वेशन में हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और सेकेंड में 2 से। तो 3 से मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिलेगा? 6x + 9y + 12 इज इक्वल टू 0। और 2 से मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिलेगा? 6x + 8y - 10 इज इक्वल टू 0। और यहाँ से देखिए जब घटाएंगे ना हम इसको तो हमें क्या मिलेगा? घटाएंगे तो ये कैंसल और ये से ये क्या मिलेगा? y 9y और ये -8y। तो ये क्या हो जाएगा? y = हमें यहाँ से क्या मिलेगा? देखिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9y और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8y। एक मिनट, हमें इक्वेशन क्या दिया हुआ है? 2x - 3y + 4 है। 2x - 3y + 4, एक मिनट, 2x - 3y + 4 था इक्वेशन दिया हुआ। तो ये देखिए यहाँ पे हमें क्या आएगा? माइनस वाला टर्म आएगा। तो यहाँ से y = आ जाएगा आपको, देखिए यहाँ पे ये 9y और -8y कितना हो जाएगा? -17y और ये 12 और -10, यानी कि कितना हो जाएगा? 22 = 0। और यहाँ से आपको क्या आएगा? y = 22/17। तो ये हो गया पॉइंट P का y कोऑर्डिनेट, जो कि कितना आया है?
वाई कोऑर्डिनेट आपको आया है 22/17। ये देखिए 22/17। अब हम x कोऑर्डिनेट निकालेंगे, तो x कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे हम? 22/17 इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। पुट y इज इक्वल टू 22/17 इन इक्वेशन फर्स्ट। वी गेट, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 2 इंटू 2x इज इक्वल टू 4 प्लस 3y माइनस 4 प्लस 3, इस तरह 2x इज इक्वल टू -4 प्लस 3y। तो यहाँ से क्या मिलेगा? -4 प्लस 3y के जगह पे 22/17, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? -4 प्लस 66/17। तो ये हो जाएगा 68 और प्लस 66 और ये 17 और ये है 2x। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ से हमें 2x इज इक्वल टू -2/17 मिलेगा, तो 2 से ये कैंसिल और ये x इज इक्वल टू -1/17। तो ये आया x कोऑर्डिनेट -1/17। ठीक है, ये बीच में है कॉमा। अब इक्वेशन ऑफ लाइन PQ, इक्वेशन ऑफ लाइन PQ कैसे निकालेंगे? मैं इधर लिख देती हूँ। इक्वेशन ऑफ लाइन PQ इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1। तो y माइनस y1 के जगह पे क्या लिखेंगे? 22/7 इज इक्वल टू m का वैल्यू कितना है? -7/6 और x माइनस x का वैल्यू कितना है? माइनस है ना, तो ये +1/17 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से आपको क्या मिलेगा? 17y माइनस 22/17 इज इक्वल टू -7/6 और ये 17x प्लस 1/17। तो ये 17 से 17 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से आपको क्या मिलेगा? 102y माइनस ये क्या हो जाएगा? 132 इज इक्वल टू -119x माइनस 7 ये मिलेगा। और इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 119x प्लस 102y इज इक्वल टू 132 में से 7 घटाइए तो 125। तो ये आएगा इस PQ का इक्वेशन, जिस पाथ से वो आदमी चल के बहुत ही जल्दी पहुंच जाएगा, जिस पाथ का इक्वेशन है 6x - 7y + 8। ठीक है।